एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल टुडे सेशन। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट। ये जो शिफ्ट आपकी है सोशियोलॉजी की शिफ्ट है और इसके अंदर पेपर 1 में किस तरीके के क्वेश्चंस बने या किस तरीके का डेटा इंटरप्रिटेशन आया, तो वो आज हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। आई विल शो यू द क्वेश्चन और आपको एक थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने में, और कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप इसको यहाँ पर एक आंसर निकाल के लेकर आ सकते हैं, तो वो सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। अब इस तरीके के डेटा में आपको क्या करना है, जैसे कि कभी भी आपको ऐसा डेटा देखने को मिले डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, तो आपको पहले डेटा को एनालिसिस करना है एग्जैक्टली कि डेटा क्या कह रहा है और उसको समझना है, उसकी लैंग्वेज समझनी है। जैसे कि डेटा कह रहा है द डेटा ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी of electricity which is produced by the different sources of energy like solar, wind and coal in two states x and y along with their respective populations are given for the years। तो यानी कि आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी की बात की है, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोड्यूस करी जा रही है बाय द डिफरेंट सोर्सेज, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, कोल हो। अब इसके अंदर आपको अलॉन्ग विद द साइड कुछ रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस का भी डिफाइन किया गया है 2011-2021 के अंदर। तो आपको यहाँ पर ये डेटा जो डिफाइन किया गया है स्टेट वाइज डेटा है जिसमें डिटेल्स अब बताएगी अबाउट द पॉपुलेशन और इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो आपके पास डेटा बताया गया है इसके अंदर आपको बताना है इन विच स्टेट and for what type of energy source of electricity the percentage decadal growth percentage in installed capacity was maximum। very interesting question। कौन से वाले स्टेट में, यानी कि स्टेट एक्स में या स्टेट वाई में, जो टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके अंदर परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ बताना है इन इंस्टॉल कैपेसिटी वॉज मैक्सिमम, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी मैक्सिमम है। अब डिकेडल ग्रोथ क्या होता है, हमेशा प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पर 2011 2021 का सोलर, विंड और कोल सबका आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सोलर और विंड दिया है, तो आपको सोलर और विंड का देखना है सिर्फ। तो आपको ऐसे ही स्टेट एक्स से स्टेट वाई का निकालना है। जैसे कि अगर मैं स्टेट वाई का निकालूं, सबसे पहले वाई स्टेट का, तो स्टेट वाई के अंदर सोलर की जो बात की गई, कितना दिया हुआ है सोलर। सोलर के लिए आपको 2021 में 20 माइनस 15 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 आपको निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ फॉर द विंड आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको बताया है फॉर द स्टेट वाई 10 माइनस 8 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। तो जो भी परसेंटेज आएगा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फॉर स्टेट एक्स का निकालूं फॉर विंड, तो उसके बेसिस पे सोलर की बात करें तो सोलर के अंदर आपको यहाँ पर स्टेट एक्स का कितना दिया हुआ है 28 माइनस 20, और इसके साथ साथ आपको विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 करना पड़ेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा जिसमें विंड के लिए निकालना है। तो विंड के लिए आप कैसे निकालोगे, 15 माइनस 10 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो आप कैलकुलेट कीजिए जरा इसको, कितना आएगा, किस स्टेट में आपको हाईएस्ट है वो निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं सोलर का निकालूं फॉर स्टेट वाई, सोलर का फॉर द स्टेट वाई, तो सोलर फॉर द स्टेट वाई के लिए कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 20 माइनस 15 विच इज़ 5 विच इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो हमारे पास 33.33% आ गया है। ठीक है। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 10 माइनस 8 विच इज़ 2 फर्दर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो हमारे पास 25 आ गया है। विंड के लिए देखा जाए 28 माइनस 20 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 20
इंटू 100 तो वो 40 आ चुका है। एंड विंड के लिए अगर देखें, सोलर के लिए इतना है, विंड के लिए अगर देखें तो 15 माइनस 10 विच इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो आपके पास कितना आ गया है, 50% आ गया। तो सबसे ज़्यादा वाला बताया था डिकेडल ग्रोथ, सबसे ज़्यादा, तो वो किसका आया, स्टेट एक्स का विंड। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? हमेशा भी यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपको पूछे डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो आपको अपना लेटेस्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर विच इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके कैलकुलेट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग डिकेडल ग्रोथ निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बतानी है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट एक्स इन द ईयर 2021। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको तीनों का यहाँ पर जो कैलकुलेट करना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू दी टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि जब भी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है विच इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन निकालना पड़ता है। तो अगर मैं स्टेट एक्स का निकाल रही हूँ तो 28 प्लस 15 प्लस 42, तो 28 प्लस 15 प्लस 42 विच इज़ गोइंग टू बी 85 विच इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 60 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू बी 141.66। क्योंकि ध्यान रखना ये गीगावाट के अंदर है, ये किलोवाट है, तो उसके बेसिस पे आपको इसको इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन किलो वाट तो उसमें आपका 1.41 बन जाएगा। तो 1.41 किलोवाट हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसका भी आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी in total installed capacity of electricity of respective states for maximum for। तो परसेंटेज शेयर बताना है रिन्यूएबल एनर्जी का, मतलब जो एनर्जी का जो सोर्स है वो रिन्यूएबल है, जिसको फिर से हम यहाँ पर इसको रिन्यू कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पर फिर से डेवलप कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे वो कौन सी वाली इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हुआ, तो वो हमारे पास सोलर और विंड हुआ, कोल नहीं हुआ, क्योंकि ये आप फिर से रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको कहा जा रहा है। तो कोल को अवॉइड कर देंगे। तो कोल के वाले डेटा को अवॉइड करते हुए वी विल मोर फोकस ऑन दी सोलर एंड विंड। तो इसके अंदर आपको परसेंटेज शेयर बताना है रिन्यूएबल एनर्जी का इन द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट व्हाट मैक्सिमम। तो रिस्पेक्टिव स्टेट में जब आप एक्स की बात करेंगे फॉर द ईयर 2011, तो 2011 में एक्स स्टेट 2011 तो कितना है 20 प्लस 10 30 हमारे पास यहाँ पे डिफाइन किया गया है इन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी विच इज फर्दर परसेंटेज शेयर इन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी विच इज डिवाइडेड बाय हूँ आपका। अब इंस्टॉल कैपेसिटी है तो उसके अंदर 40, 50, 60, 70 के करीब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हमारे पास 42.85 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10 और 20, क्योंकि टोटल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल वाले को भी ऐड करना पड़ेगा। तो 40, 50, 60, 70, तो 30 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 यानी कि 42.85। नेक्स्ट देखो, अगर मैं y की बात करूं, y फॉर 2011 स्टेट y के लिए 2011 में, तो स्टेट y 2011 में 15 जमा 8 हमारा यहाँ पर 23 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 73 इंटू 100, तो 23 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 100 तो 31.50 अप्रॉक्स आंसर आएगा। सिमिलरली स्टेट एक्स के लिए 2021 में
तो स्टेट एक्स के लिए 2021 में यहाँ पर 28 जमा 15 43 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 28 जमा 15 जमा 42 85। तो हमारे पास 43 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100 करेंगे तो 50.588 समथिंग इतना आया। ठीक है, ये 31 है। ठीक है, नाउ लास्ट वाई ईयर का 2021 में कितना हो जाएगा, जिसमें 20 जमा 10 30 डिवाइडेड बाय 30 जमा 55 85 इंटू 100, तो 30/85 इंटू 100 तो 35 समथिंग आएगा। तो इसके अंदर आपको बताना है कि मैक्सिमम आता है, तो मैक्सिमम किसके अंदर ज़्यादा है, एक ही के अंदर। तो स्टेट एक्स 21, तो इस हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज थर्ड। क्लियर? यहाँ पे जो इसका तीसरा राइट आंसर हुआ क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न रहा, क्योंकि आपको इसके अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी के कंपैरेटिवली यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों के बी भी यहाँ पे सी। नाउ नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द परसेंटेज, आपका जो डिफाइन किया गया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इंक्रीज इन total installed capacity of electricity through renewable energy resources in two states from the year 2011 to the year 2021। तो आपको यहाँ पर एवरेज बताना है ऑफ द इंक्रीज इन द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में तो परसेंटेज इंक्रीज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, या तो आप सिंगल तरीके से परसेंटेज इंक्रीज निकालें, जैसे कि अगर मैं सोलर की बात कर रही हूँ, विंड की बात कर रही हूँ, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की गई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 जमा आपका 20 15 और 10, क्योंकि इंक्रीज करना है इन द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, तो इसमें आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से निकालेंगे इस केस में, सोलर का कितना दिया हुआ है, सोलर का आपको 2011 में दिया हुआ है 20 और विंड का आपको 10 दिया हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो आप काम करेंगे या तो दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें यूनिट सेम होना चाहिए, तो मैम अलग अलग करके निकालेंगे। तो सोलर की बात कर रहे हैं, सोलर तो 28 माइनस 20 फर्दर डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 और 15 माइनस 10 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा ये दोनों का, यहाँ पर दोनों के अंदर देखिए, तो आपके पास परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, आपने इसके बारे में पहले से इसको कैलकुलेट किया है। तो 28 माइनस 20 वाला जो हमारे पास यहाँ पर आया है स्टेट एक्स का जिसमें हमने सोलर का निकाला था, तो 50 के करीब आया था आपका। तो 28 माइनस 20 विच इज़ फर्दर आपका डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो 40 अप्रॉक्स हमारा इसमें बना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं 28 की बात करूँ, 28 माइनस 20 विच इज गोइंग टू बी 40, इसका 15 माइनस 10 5 फर्दर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 50
दूसरी तरफ आपको यहाँ पर ये दोनों का निकाला मैंने, सोलर एंड विंड का। दूसरा इसके अंदर आपको बताया गया है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ 2021, तो टू द ईयर 2021 एंड स्टेट वाई, तो एवरेज बताना है रिन्यूएबल एनर्जी 2 स्टेट्स का। तो आपको इसी तरीके से ये निकालना पड़ेगा 20 माइनस 15 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, 10 माइनस 8 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो 20 माइनस 15 5 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो हमारा 33 समथिंग आया। और दूसरी तरफ 10 माइनस 8 यानी कि 2 फर्दर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 विच इज गोइंग टू बी 25। तो आप देखो इसके अंदर कितना होता है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसमें पूछा गया है कि कौन सा वाला आपके पास जो सोर्स है एनर्जी का, तो टोटल कैपेसिटी क्या रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। फर्स्ट 10 गीगावाट के करीब इसका राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी आपको बताना है। तो एवरेज इन द इंक्रीज, तो एवरेज इन द इंक्रीज कितना हुआ है उसके कंपैरेटिवली आपको चेक करना था, ठीक है, 2021 से 2011 में। तो हमारे पास ये राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? ए। नेक्स्ट देखो, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें लीस्ट है, तो लीस्ट बतानी है। आपने सभी ने कैलकुलेट करा था, तो सभी जब आपने पहले हाईएस्ट वाली बताई थी और उनमें से कम वाला क्या था, तो फिफ्थ का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टेट वाई ईयर 2011, स्टेट वाई ईयर 2011, क्योंकि सबकी ज़्यादा थी इसकी कम थी, तो हमारे पास 31.50 आई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ हमारे पास इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये डेटा इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट किया था वो आपको सारा सामने ही दिखा था कि एवरेज ऑफ द इंक्रीज बताना था ऑन द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में से, तो वो मैंने आपको निकाल के बताया। साथ के साथ दूसरा पर कैपिटा इनकम पर अवेलेबिलिटी भी हमने कैलकुलेट करा। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए डेटा इंटरप्रिटेशन के। नाउ अब कुछ थियोरेटिकल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, आई होप यहाँ पे समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, कुछ हमारे पास थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जो हमें यहाँ पे डिफाइन करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट आपको बताना है क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, जो अकोमोडेशन होती है हमारी टेक्स प्लेस व्हेन वी यूज आर एग्जिस्टिंग स्कीमास, कि जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमास को यूज करते हैं तब जाके अकोमोडेशन होती है। जब एसिमुलेशन अकर होता है कि जब हम यहाँ पर चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमास को टू रिस्पॉन्ड टू द न्यू सिचुएशन। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। दोनों ही इनकरेक्ट है क्योंकि आपके उल्टे कह रहे हैं। एसिमुलेशन यानी कि एग्जिस्टिंग के अंदर न्यू वाले ऐड करना, तो ये आपका एग्जिस्टिंग में न्यू ऐड करे, दिस इज एसिमुलेशन, दिस इज अकोमोडेशन, तो बोथ आर इनकरेक्ट। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 इज बी। नाउ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। इनमें से कौन सा वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है? स्काइप है, आपका पिक्टो चार्ट है, ब्लू जीन्स मीटिंग है, ज़ेबर है, या फिर माइंड मिस्टर है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स आपको बताने हैं। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, ए सी डी। हमारे पास स्काइप, हमारे पास ब्लू जीन्स मीटिंग और हमारे पास ज़ेबर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, पिक्टो चार्ट की जो डिफाइन किया गया है, जो आपका टेबल एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पिक्टो चार्ट का। पिक्टो चार्ट मेनली हमारा एक ऐप जिसमें हम प्रोफेशनल तरीके से इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, न्यूज़ लेटर्स तैयार करते हैं। और जो ज़ेबर होता है हमारा, ज़ेबर्स को यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, इसके अंदर भी ये भी एक तरीके से आपका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल जिसको यहाँ पर कह रहे हैं। ब्लू जीन्स मीटिंग जो आपको डिफाइन करेंगे, ब्लू जीन्स मीटिंग्स। अभी जो ब्लू जीन्स मीटिंग है इसका अलग रीज़न है।
ब्लू जीन्स मीटिंग आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस पर आता है, ठीक है। तो ए सी डी हमारे पास, बी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि बी के अंदर आपके पास इंफोग्राफिक्स आएगा, तो बी नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास डिफाइन किया गया है 8th। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a physics projects who has been started by a teacher in one of the classes। कोई फिजिक्स प्रोजेक्ट है, किसी टीचर के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है क्लास में। स्टूडेंट्स इन दी प्रोजेक्ट्स हैव बीन अरेंज्ड इनटू द ग्रुप्स, और स्टूडेंट्स को यहाँ पे ग्रुप के अंदर अरेंज किया है और ग्रुप आपका 5 मेंबर्स का बनाया है। तो इस केस में हर एक मेंबर ऑफ द ग्रुप इज अकाउंटेबल होगा फॉर क्रिएशन ऑफ वन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। After that, the 5 components of each group will be assembled together to create a complete project। तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो टेक्निक आपकी कहलाएगी, इसको यहाँ पर कहा जाता है A, यानी कि जिक्सॉ काइंड ऑफ ये टेक्निक हमारी कहलाएगी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द नर्चरेंट इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी हम यूनिट 4 के अंदर भी प्रैक्टिस करें इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में। तो वो स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी कहलाता है, इंप्रूव कंसेप्ट बिल्डिंग कहलाता है, इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी कहलाता है, या इंडक्टिव रीजनिंग या साइंटिफिक प्रोसेस कहलाता है। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी, ACE। इंक्वायरी में स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी जागती है, एक इंडिपेंडेंस आती है, ऑटोनॉमी आता है, और हमारे पास साइंटिफिक काइंड ऑफ प्रोसेसिंग हमारी चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, ACE। इंप्रूव कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज नो, और आपके पास इसमें डी, इंडक्टिव रीजनिंग नो। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th, फ्लाइट और स्केप, सेल्फ असर्शन, क्यूरियोसिटी, एक्विजिशन। तो स्केप होने की बात करी जा रही है, सेल्फ असर्शन है, क्यूरियोसिटी जब लगता है तो उसमें कौन सा वाला इमोशन अकॉम्पेनी करता है? सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10 का सी, जिसमें फ्लाइट से आपका हो जाएगा आंसर। फ्लाइट यानी कि, और स्केप फियर की फीलिंग है आपके अंदर, मतलब जिसको हिंदी में कहा जा रहा है पलायन करना, भय के कारण पलायन कर लेना। इसके अलावा सेल्फ असर्शन होना, तो आपका पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग वो कहलाती है। क्यूरियोसिटी की बात करें तो इसका सेकंड वंडर, और डी इसका आपका एक्विजिशन, जिसके अंदर फोर्थ आता है, यानी कि फीलिंग ऑफ ओनरशिप। नाउ एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट वेरिएबल कैन बी। जो पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट वेरिएबल होता है तो उनका एग्जाम्पल क्या कहलाता है? तो उनका एग्जाम्पल हमारा पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ अ पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट देखो, इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स इज अ टर्म नॉर्मली यूज्ड इन, यानी कि व्याख्या विरोधाभास पद सामान्यता निम्न के में से किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स मेनली यूज इन व्हाट? बी, क्रॉस कल्चर रिसर्च, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस कंपैरिजन करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन का जो एक जरिया है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ वेब बेस्ड रिसर्च। जो वेब बेस्ड रिसर्चेज होती है तो उसके अंदर क्या एडवांटेज होता है? तो वेब आधारित शोध के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? तो कौन से वाले लाभ हो सकते हैं? ये आपका टाइम सेव करता है, या फिर ये जो वेब ओपन होता है पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑल द डे, डेटा कलेक्शन करता है, एक्यूरेट होता है, ऑटोमेटिक होता है, रिमोट पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड करते हैं इस डेटा को, या डिजिटल डिवाइड डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द डेटा कलेक्शन। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट? क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ए, यानी कि टाइम को सेव करता है, वेब ओपन होता है पार्टिसिपेंट के लिए, डेटा कलेक्शन होता है। तो हमारे पास ABC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी कैन नॉट एलिमिनेट द एक्सट्रानोमस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द आउटकम। कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं हम, तो उसमें क्या हम एलिमिनेट नहीं कर सकते एक्सट्रानोमस वेरिएबल को, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आउटकम को? सेकंड कह रहे हैं जो स्टेटमेंट में कि जो सर्वे रिसर्च होती है वो वास्ट अमाउंट ऑफ रिच एंड डाइवर्स कलेक्टेड डेटा होता है। तो क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये गलत कह रहा है, तो ए इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 अगेन रिलेटेड टू रिसर्च। जो टी टेस्ट हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है डिफरेंसेस निकालना बिटवीन द टू ग्रुप्स। स्टेटमेंट सेकंड, जो अनोवा होता है कैन नॉट बी कंपेयर द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप टूज। तो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो सी है,
स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। अनोवा का काम ही होता है कंपेयर करने का डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप मीन्स। ये कह रहा है नहीं कर सकता तो गलत कह रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। नाउ द थ्रेड्स टू एफिशिएंट कम्युनिटी कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ। जो थ्रेड्स होता है एफिशिएंट कम्युनिटी कम्युनिकेशन में, वो क्या थ्रेड होता है? इक्विटी, पावर, एजुकेशन या फ्रीडम। तो 16 के अंदर जो राइट आंसर पावर है, अथॉरिटी रखना, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जो एक मीडिएटेड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होता है यानी कि माध्यस्थ संप्रेषण होता है, तो उनमें से ग्रेटर प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो क्या किसको दिया जाता है? तो ग्रेटर जो प्रेफरेंस दी जा रही है क्वेश्चन नंबर 17 के अकॉर्डिंग वो बी, यानी कि नोन फर्स्ट द इंफॉर्मेशन सोर्स। पहले तो आप उसको सोर्स के बारे में समझना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, फिर बाद में जाके स्टडी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कॉमन क्लासिफिकेशन हमारे क्या कहलाते हैं कम्युनिकेशन के? ऑप्टिक्स, एपिस्टिक, काइनेसिक्स, वोकलिक्स या फिर हैप्टिक्स। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन 18वां का सी, यानी कि CDE, काइनेसिक्स, वोकल, हैप्टिक्स, यानी कि फॉर द मीन्स ऑफ टच, वोकल एंड कुछ एक्टिविटीज, तो गतिमान, काइनेसिक्स। नाउ मास लाइन कम्युनिकेशन वॉज प्रैक्टिस बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। कि जो मास लाइन कम्युनिकेशन था यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो जनकारी दिशा संप्रेषण का प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। दूसरा जो मास लाइन कम्युनिकेशन होता है ये डिवॉइड होता है एनी पर्पस एंड कंपाउंड्स, जो अनार्किक सिचुएशन के अंदर आता है, यानी कि जानकारी दिशा संप्रेषण ये आपका निरुद्देश्य होता है और अराजकता की स्थिति को और बढ़ावा देता है। क्या ये सही कह रहा है? एकदम गलत। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सी, यानी कि पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, जो वेस्टर्न व्यूज होता है कम्युनिकेशन का, क्या वो रिलेटेड होता है लैंग्वेज के उसके यूज से? स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि जो एशिया के जो स्कॉलर्स है वो अटैच करते हैं इंपॉर्टेंस टू द एलिमेंट ऑफ साइलेंस इन कम्युनिकेशन। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, दोनों ही ठीक है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने आज क्वेश्चन को करे। आई होप आपको क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है वो समझ आए होंगे। क्वेश्चन कैसे लगे अपने फीडबैक जरूर देना। साथ के साथ इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए भी रेडी रहना। साथ के साथ ये कोर्स आपका ऑलरेडी यहाँ पर जो 30 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप सीट अपनी फिक्स करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं इस कोर्स में, तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिवीजन क्रैश कोर्स आपका चलेगा 35 डेज के लिए अपकमिंग, जिसमें हम यूनिट वाइज सिलेबस कवर करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे विद PYQs और मॉक टेस्ट करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये कोर्स होने वाला है और आप सबकी जो क्वेरी है वो उसको फुलफिल करेगा। तो डू ज्वाइन द कोर्स नाउ and do join by contact me on 9821777461 WhatsApp number. Thank you so much everyone. Keep learning, keep growing, and do like, share and subscribe to my YouTube channel, and do join Telegram group also. Take care everyone. Thank you.